प्लीज। Thank you, sir. Sir, to share few words with us. मैं जिनका फ़ैन हूँ और यहाँ बहुत से लोग हैं, उनका वीडियो देखते हैं, फ़ैन भी हैं। ऐसे हमारे दोस्त अतुल खिलवालकर जी, बैंकों के अविनाश जी सिंथरे, अशोक नायक जी, रिज़र्व बैंक के रिटायर्ड प्रोफेशनल्स जो है, जो यहाँ जूरी का काम भी संभाला है। ऐसे आरबीआई के, हम आरबीआई के नाम से डरते हैं। नैफकब में हमारे साथी डायरेक्टर गौतम भाई व्यास, जो दिखाई नहीं देते हैं यहाँ, बट इज हियर। नाफकब में हमारे पुराने साथी थे मिस्टर वसंत पवार, उनकी डॉटर है अमृता पवार नासिक से, शी इज़ ऑल्सो हियर। और बहुत से जाने माने चेहरे दिखाई देते हैं जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से हैं। और आज एक ऐसा दिन है कि हम सब साथ में इकट्ठे हुए तो हमारी बात ठीक से करें। और बात करने का मौका भी मिला है। हम क्या थे और क्या होने जा रहा है। अगर आरबीआई रेगुलेशन को हम देखें तो आरबीआई रेगुलेशन एक पहले 2001 में माधवपुरा एपिसोड हुआ। उसके पहले का एक अलग रेगुलेशन था, उसके बाद का अलग रेगुलेशन है, और बाद में पीएमसी बैंक का, उसके बाद का एक और अलग रेगुलेशन है। तो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेशन के नाम से हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। कभी ऐसा लगता है कि रेगुलेटर्स हमें समझते नहीं हैं और हम उनको नहीं समझते। हम कोऑपरेटिव बैंक जो चलाते हैं वो एक सोशल मोटिव से चलाते हैं, और हम यहाँ एनजीओ की तरह काम करते हैं। आरबीआई डेफिनेटली दे कैन से व्हेन यू आर इन बैंक यू शुड रन ए बैंक। और आपने सुना होगा आरबीआई में कि हमें बहुत बार बताया गया कि बैंक इज़ ए बैंक इज़ ए बैंक। ठीक है, बैंक इज़ ए बैंक, लेकिन we are also cooperative society. We are registered under cooperative and we got a license. 1966 में BR Act को amend किया गया और there were some section introduced as applicable to cooperative societies. उसके पहले तो हमारी जो बैंक है 100 साल पुरानी है। जब BR एक्ट का जन्म नहीं हुआ था
जब रिजर्व बैंक का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हम कोऑपरेटिव बैंक चलाते। 66 में बैंक शब्द तो हम यूज़ करते थे पहले भी। इन सबको आरबीआई ने बुला बुला के कहा कि हम आपको लाइसेंस देने, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो वी अप्लाइड फॉर लाइसेंस, और आज भारत में 1543 बैंक है। उसके पहले मोर देन 600 बैंक, यानी 2100 से ज़्यादा बैंक थी। पिछले जो 2000 के बाद जो घटनाएं घटी, उसके बाद हम रिजर्व बैंक एक एक का लाइसेंस कैंसिल कर रही है, या हम खुद मर्ज हो रहे हैं। ये हमें पूरा, जब सब बैंकर्स बैठे हुए हैं कोऑपरेटिव के, हमें पूरा समझने का एक मौका है। जब ऐसा गैदरिंग होता है, अतुल जी ने मुझे कहा तो मैं बोला ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे बैंकर्स, कोऑपरेटिव, यूसीबी सेक्टर के लोग आते हैं, तो हम साथ में मिलकर क्या सोच सकते हैं। अब रेगुलेशन जो चेंज हो रहा है, अगर हम और इसको ध्यान से सोचें तो अभी पिछले दिनों में बैंकिंग रिलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 में आया। उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सब जो प्रावधान आ गए, वो सब कंपनी एक्ट के पैरेलल है, और कंपनी एक्ट का सब प्रावधान बिना सोचे समझे हमारे ऊपर लगा दिया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप सबको भी चुभता है, वो है टर्म ऑफ ए डायरेक्टर 8 years। यहाँ बहुत से लोग हैं, 8 साल की टर्म, यानी 4 साल की 2 टर्म। लेकिन रिजर्व बैंक जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पीआर एक्ट अमेंड करने के लिए जो ड्राफ्ट भेजा, और इन दी बैकग्राउंड ऑफ पीएमसी बैंक ये ड्राफ्ट आया, क्योंकि सरकार के गले भी पीएमसी बैंक, वो बहुत परेशानी थी। रिजर्व बैंक तो जैसे कोऑपरेटिव को चाहती ही नहीं है, ऐसी बात हो रही है। तो जो बैंकिंग रिलेशन एक्ट आया, उसमें अर्लियर, उसके पहले हमें यह बताया जाता था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्यूअल रेगुलेशन है। ड्यूअल रेगुलेशन के बाद आपको सिंगल रेगुलेटर बना दिया, सब पावर्स आपके पास आ गए, सभी पावर। इवन आपको लिक्विडेशन में ले जाना है या आपका लाइसेंस निकालना है, सब कुछ पावर अब आरबीआई के हाथ में। अब पहले जैसी बात नहीं है कि वी डोंट हैव रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो बात अभी नहीं है। रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज देयर, और बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा है। फिर भी आरबीआई का जो माइंडसेट है, वो हमें कभी ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट है वो हमें धीरे धीरे फेज आउट करने के लिए है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस थिंग। मैं थोड़ा आउटस्पोकन आज बात करने वाला हूँ। आप आरबीआई का नमक खाया है लेकिन ये जो मैं बात करता हूँ वो अंदर से बात करता हूँ। बीआर एक्ट का 8 साल का जो इश्यू है, उसके पहले एक भारत
के कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट आया और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कोऑपरेटिव की हाई पावर कमेटी बनी थी और उन्होंने जो सजेस्ट किया था वो संसद ने 2/3 मेजोरिटी से पारित किया और 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसमें सबसे बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए गौरव की बात है, वो ये है कि राइट, फंडामेंटल राइट में कोऑपरेटिव को डाल दिया। जैसे राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू फॉर्म ए यूनियन, वैसे ही राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव, ये हमारा राइट है, वो फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। उसके साथ ही जो विजनरी थे उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव में ज़्यादा देर एक ही लोग आए, ऐसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने 5 साल की 2 टर्म की, 5 ईयर ईच, ऐसी 5 साल की 2 टर्म की और बाद में एक टर्म का कूलिंग पीरियड, यानी आपको 5 साल आपको कहीं आना नहीं है तो कूलिंग पीरियड दिया। वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था और BR एक्ट में 4 and 4 8 ईयर्स का प्रावधान कर दिया। ठीक है, BR एक्ट को कंपनी एक्ट के साथ पैरेलल कर दिया, लेकिन 8 साल के में अब ऐसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि जिसका 8 साल हो गया वो कल से निकल गए हैं। जून 2020 में जब ये कोई एक डेट थी, मैं याद नहीं है, उस लागू हो गया, तो उस दिन जिसको 8 साल हो गए वो सब को निकलना है। ऐसा कभी प्रोविज़न होता नहीं है, फिर भी आया। हम लिख रहे हैं रिजर्व बैंक को कि ये इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद ये पूरा जो है वो हर एक स्टेट को दिया गया कि आप अपना एक्ट चेंज करिए। तो हर एक स्टेट ने भी अपना एक्ट चेंज किया, मोस्ट ऑफ द स्टेट ने, क्योंकि पहले कभी हुआ था कि यूपी में मायावती की सरकार थी तो 5 साल चली, मायावती निकल गए और मुलायम आ गए तो उन्होंने सब इलेक्टेड बॉडी को बर्खास्त कर दिया। यानी 3 साल हुए थे, 5 साल की टर्म थी, 3 साल में सबको बर्खास्त कर दिया। तो सब मुलायम सिंह के लोग आ गए। फिर मायावती की सरकार फिर से आई तो उन्होंने फिर से सबको बर्खास्त कर दिया और अपने लोग को बैठा दिया। ये हुआ था। उसको ध्यान में रखते हाई पावर कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन में सजेस्ट कर दिया कि 5 साल की टर्म, नो इंटरफियरेंस। ये इंटरफियरेंस नहीं होने के बाद भी ये 4 साल का हुआ। हमने उसके लिए बहुत रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन RBI अभी सुन रही है, कब उसका डिसीजन देंगे पता नहीं है। उसके बाद जो रेगुलेशन में जो चेंज आ रहा है और भारत सरकार ने जो विजुअलाइज किया कि कोऑपरेटिव बहुत अच्छा काम कर सकती है, भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है, इसलिए एक नया मंत्रालय बनाया कोऑपरेटिव का, सहकारिता का मंत्रालय, और उसको एक पंचलाइन आप नारा कहते हैं, नारा दिया सहकार से समृद्धि की ओर। ये बहुत बड़ा बदलाव है। भारत सरकार कोऑपरेटिव का इम्पोर्टेंस समझ गई है। अमित शाह ने NAFCP के एक फंक्शन में कहा कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तो हो जाएगी, 6 ट्रिलियन भी हो जाएगी, 7 ट्रिलियन भी हो जाएगी, लेकिन ये कोऑपरेटिव की आवश्यकता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये
5 ट्रिलियन बनाने के लिए सिर्फ अडानी अंबानी ही काम करेंगे? अगर सिर्फ उनसे होगा तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो जाएगी भारत में। फुटपाथ पर सोने वाले मिडिल क्लास लोगों का, उसको भी ग्रो करना है। इकोनॉमी ग्रो होती है तो सबको ग्रो करना है। इसलिए ये कोऑपरेटिव का एक उन्होंने इम्पोर्टेंस माना है। और ये सहकार से समृद्धि, ये नारा सरकार का नहीं है, ये सब हमारे लिए है, कोऑपरेटिव वर्कर्स के लिए, जो कोऑपरेटिव में काम करते हैं। हमें देख के साबित करना है कि सहकार से समृद्धि आती है। धीरूभाई अंबानी से समृद्धि नहीं आएगी। सिर्फ अगर आप सबको साथ में लेकर चलना है, अगर सबका ग्रोथ चाहते हैं, तो सहकारिता को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। ये दूसरा रेगुलेशन चेंज हुआ। एक एक्सपर्ट कमेटी, ये BR एक्ट आने के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने मिस्टर विश्वनाथन के चेयरमैनशिप पे कमेटी बनी। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर। एक्सपर्ट कमेटी ने बहुत से रिकमेंडेशन दिए। ऑफ कोर्स मैं इस सबके साथ सहमत नहीं हूँ और मैंने डिसेंट नोट भी रखी थी। पता नहीं पहली बार RBI ने किसी रिपोर्ट में डिसेंट नोट रखी थी, मैं जरा अड़ गया था। तो विश्वनाथन जी ने कहा कि नहीं, आपका डिसेंट नोट हम रखेंगे, तो वो भी रखी थी। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी का एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है कि अभी जो टायर 1 और 2 में है UCBs, 100 करोड़ से नीचे वाली टायर 1, 100 करोड़ से ऊपर वाली टायर 2, उसको 4 टायर में बांट दिया जाए। 100, 500, 10,000 और 10,000 से ज़्यादा। अब देखिए हाउ इम्पोर्टेंट दिस 4 टायर्स आर। आप इसे बहुत से रेगुलेशन लगाते हैं और रेगुलेटर का काम यह देखना है कि सभी के लिए अलग नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है। अभी 4 टायर को अगर आप जो टायर 1 की बैंकों को जो रेगुलेशन देंगे वही 4th को देंगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बीच में मैं एक और बात कहना चाहूँगा। रिजर्व बैंक ने थोड़े समय पहले एक सर्कुलर निकाला था, वो था टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू प्राइवेट एंटिटीज। यानी अगर आपको कोऑपरेटिव में से प्राइवेट एंटिटी करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए हाउ द काइंड ऑफ थॉट ये जो है जिसके दिमाग में आया वो कितना गड़बड़ वाला है। पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है। हमारी बैंक 100 साल से 70 ईयर्स से है। उनके जो 4 फादर्स ने कोऑपरेटिव बैंक बनाई थी तो वो छोटे लोगों को मदद करने के लिए। मैं मेरी बैंक का उदाहरण दूंगा, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक का। When it was started, तब कुछ 10-12 लोग इकट्ठे हुए। उसमें 2 टीचर थे, 2 रिटेल ट्रेडर्स थे और 2 छोटे उद्योग वाले थे। ये सब ने मिलके 980 रुपीज़ की कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बैंक बनाई। आज उनका जो है 8,000 करोड़ का हमारा बिजनेस है। सबकी स्टोरी है ये, मैं तो एक उदाहरण दिया, ये सबकी स्टोरी है। ये कल्याण जनता की भी है, सारस्वत की भी है, ये सबकी स्टोरी है, यूनिट बैंक की भी है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये जो 8,000 करोड़ का या सारस्वत का बहुत बड़ा जो हुआ है, चेयरमैन बदलते गए हैं। हमारे यहाँ भी शुरू से आज तक कुछ 15 चेयरमैन बदल गए।
ये कोई एक चेयरमैन की बैंक है, कोई एक डायरेक्टर जो चले गए उसकी बैंक है। ये बैंक पीपल्स मूवमेंट है। और जो 8,000 करोड़ की जो एसेट क्रिएट हुई है वो सोशल एसेट है, वो किसी एक आदमी के जेब में नहीं जाती है, वो सोशल एसेट है। मैं अगर राजकोट की बात करता हूं तो राजकोट के लोगों की एसेट है ये। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इतनी बड़ी बैंक हो गई। जब शुरुआत हुई थी सारस्वत ब्राह्मणों के कारण हुई थी, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है सारस्वत ब्राह्मण कहाँ है। लेकिन ये जो सोशल एसेट होती है, दिस इज द ओनली काइंड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कि आप बाकी किसी में भी सोशल एसेट क्रिएट करने का इतना बड़ा काम हुआ है ऐसा नहीं। आप, मैं कहता हूं कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। आप प्रोप्राइटरशिप भी चला सकते हैं, पार्टनरशिप भी चला सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी चला सकते हैं, कोऑपरेटिव भी चला सकते हैं। लेकिन देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव। जैसे हम सब जानते हैं वहाँ 1 शेयर 1 वोट है, यहाँ 1 हेड 1 वोट है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि सेल्फलेस लोगों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू की और जो सोशल मोटिव्स आए हैं ऐसे लोगों ने शुरू की। वो अगर आज मैं मेरी कोऑपरेटिव बैंक को अगर प्राइवेट में कर दूं तो मुझसे बड़ा चीटर कोई नहीं होगा। नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट मोरल एथिक्स सबके खिलाफ है। लेकिन आरबीआई ने कर दिया कि आप बना सकते हैं। आरबीआई ने सोचा था कि बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि पूरे भारत में सिर्फ 2 बैंक कोऑपरेटिव की कन्वर्ट हुई, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दैट सर्कुलर वॉज टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि वो आरबीआई नया एक कंसेप्ट लाई है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 बैंक गई तो अब आरबीआई ने सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्राइटेरिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लगाने का शुरू कर दिया। और ये जो क्राइटेरिया है सबसे बड़ा, जो आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्राइटेरिया। पहले 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का अचीव करना होता था हमको। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, यानी वहाँ 75% है, आपको भी 75 करना है। अब 75% करने का कर दिया है। दूसरा ये क्या है कि आपका 50% पोर्टफोलियो वो 25 लाख होना चाहिए। और तीसरा है कि आपकी टायर 1 कैपिटल और टायर 2 दोनों का मिला के एक्सपोजर लिमिट बनती थी, अब सिर्फ टायर 1 का एक्सपोजर लिमिट। ये तीनों की वजह से ये गला घोटने वाली बात हो गई। हम आरबीआई को लिख रहे हैं कि, और मुझे पता नहीं है कि, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है और आपको सिडबी बॉन्ड में रोकने का फरमान हुआ है। ऐसी कोई बैंक है यहाँ? अच्छा है, नहीं है। लेकिन इन सब के लिए हम लड़ रहे हैं। आप जिसको जानते हैं, ऐसी 2-3 बैंकों का नाम मैं बता सकता हूँ कि सारस्वत को 1200 करोड़ रोकना है। बाकी 200 करोड़ की बैंक है, उसको 50 करोड़ सिडबी बॉन्ड में रोकना है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया। और आप अगर 200 करोड़ की बैंक में से 50 करोड़ आपको सिडबी के
एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, वो 2.5% का है, उसमें रोकना है सडनली। 2 साल से ये चल रहा था, आज अचानक सडनली कर दिया आरबीआई ने कि आप रोकिए। भारत में हमारे पास पूरे फिगर नहीं है, लेकिन कुल मिला के 300 बैंकों को ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ये 300 बैंकों को आज 50 करोड़ 200 करोड़ की बैंक को 50 करोड़ रोकना है, तो आज लिक्विडिटी तो होगी नहीं, लिक्विडिटी तो नहीं है उनके पास, तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी पड़ेगी, जो एकदम मार्केट ख़राब है उसी समय करनी है, वहाँ लॉस होगा। और फिर जो कैश होगा उसको आप सिडबी बॉन्ड में रख देंगे, वह 2.5 या 3% का है, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड 6% है। तो अगले 3 साल तक आपका डिसाइड हो गया कि आपका प्रॉफिट घटेगा। ये पता नहीं चल रहा है आरबीआई कैसे डिसीजन लेती है। हमने थोड़ी स्ट्रेटजी भी चेंज कर दी है। आरबीआई को गवर्नर को लिखते हैं, लेकिन एक लेटर उसका अमित भाई शाह को भी लिखते हैं। साथ ही साथ में आरबीआई में कल मैं नागपुर था, तो नागपुर में आरबीआई के डायरेक्टर है एस गुरुमूर्ति, पूरा दिन उनके साथ था और उनको सब समझाया। वो कहते हैं मेरे समझ में कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर को समझने वाला कोई है नहीं। एक है सतीश मराठे, सतीश मराठे को भी लिख रहे हैं, और तीसरे हमारे गुजरात के पंकज पटेल, केडिला के चेयरमैन है, वो डायरेक्टर है। उनको भी मैं अहमदाबाद में जाके मिलाया कि हमारे बहुत से इश्यूज हैं। ये गला घोटने वाली बात है, और भी बहुत सारे इश्यू हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम 100 साल से हैं। सर अभी नाफकब ने एक ड्राइव लिया था कि 100 साल पुरानी कितनी बैंक है, तो मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि ये 1500 प्लस बैंक हैं, उसमें 195 बैंक है जिन्होंने 100 साल पूरे किए। 195। हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आप बाद में आए हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी हस्ती मिट नहीं रही है, लेकिन 100 साल से। और आपको और फिगर दूंगा मैं, ये 100 साल पुरानी बैंक कहाँ है? आंध्र में 19 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 5 है, कर्नाटक में 42 है, केरला में 11 है, मध्य प्रदेश में 1 है, महाराष्ट्र में 20 है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 85 बैंक है। 100 साल पुराना, हमें पता नहीं था। हमें तमिलनाडु में 85, यहाँ कोई भी तमिलनाडु से नहीं आया होगा, मुझे पता है। और वेस्ट बंगाल से 9 हैं, यूपी से 2 है। सर, वी आर इन द सर्विस ऑफ द नेशन सिंस लास्ट 100 years। और अगर मैं कहूँ कि मिडिल क्लास के हम प्रतिनिधि हैं, किसी भी देश में, भारत में या किसी भी देश में, मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे परेशान वही है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये सब है, उनकी हम स्ट्रेंथ है। हमारे ऊपर आरोप रखा जा रहा है कि आपका मार्केट शेयर नहीं है। आपका मार्केट शेयर सिर्फ 4% घट के रह गया है। सर, 20 साल से पोस्ट माधवपुरा हमारी ब्रांच लाइसेंस बंद कर दिया था। पोस्ट माधवपुरा
ब्रांच लाइसेंस किसी को दिया नहीं भारत में। अभी पिछले 2 साल से शुरू हुआ है, 1-1, 2-2 ब्रांच लाइसेंस दे रहे हैं। 20 साल से हम ब्रांच दिया नहीं और कहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर घट गया है। 18 साल से ज़्यादा साल हो गए, आपको एक भी शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस नहीं मिला है। शेड्यूल्ड बैंक का जो नॉर्म्स है वो 400 करोड़ की डिपॉजिट है, एक भी नहीं मिला है। कैसे आप ग्रो करेंगे? फिर भी हमारी कुल मिलके जो डिपॉजिट है 5,26,000 करोड़ की, यानी हम छोटे हैं। हमारे गुजराती में कहते हैं नानो छे पण राई नो दाणो। छोटे हैं लेकिन वो राई का बीज है। क्योंकि फिर हमारे पर ये भी एलिगेशन है कि आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। गुजरात में जंबूसर एक है और एक भादरण है। वहाँ 118 साल पुरानी बैंक है। जंबूसर की पॉपुलेशन 25,000 होगी। जंबूसर में, और आप जानते हैं, और उसकी समझ लो आपकी उसकी डिपॉजिट बेस है वो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसका एक्सपोजर लिमिट ही बहुत कम है। लेकिन जंबूसर में और 15 बैंक है, लेकिन ये 1 लाख की लोन देने वाले कोई नहीं है, सिर्फ जंबूसर नागरिक सहकारी बैंक है। तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो छोटे लोगों में है। मैं और कुछ उदाहरण ऐसा देना चाहूँगा कि आप मुझे बाद में उदाहरण देंगे, यानी लिख के भेजेंगे। अभी अहमदाबाद के कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक है, उसका गोल्डन जुबिली फंक्शन था। मैं गया था तो उन्होंने टोरंट के चेयरमैन को बुलाया था। टोरंट आप सब जानते हैं। उसने सबके सामने कहा कि मेरी पहली लोन कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक ने 70,000 की दी थी। 70,000 की पहली लोन कोऑपरेटिव बैंक ने दी। यू विल बी सरप्राइज, रिलायंस जब शुरू हुआ तब वो कपड़े का कारोबार करते थे, और ये धीरू भाई के भाई जो है रमणीक भाई अंबानी, ही स्टार्टेड दैट कपड़े का काम वहाँ अहमदाबाद में। उसकी पहली लोन भी कोऑपरेटिव बैंक ने दी थी। तो हम अंबानी को अभी लोन नहीं दे सकते, लेकिन हम अंबानी बनाने की ताकत रखते हैं, टोरेंट बनाने की ताकत रखते हैं। सबसे पहली लोन जब आप देते हैं तब उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैंने समय तो ज़्यादा ले लिया है, लेकिन 100 साल का पड़ाव, 100 से ज़्यादा है, लेकिन 100 साल का पड़ाव हमने पूरा किया है। अब हमें नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग करना है। हमें अतुल खिलवालकर जैसे बहुत लोग चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा हमारी कमजोरी है, हमारे पास डेटा नहीं है। न महाराष्ट्र फेडरेशन के पास है, न नेशनल फेडरेशन के पास है, और डेटा कोई बैंक देती नहीं है। बहुत सी ईमेल जाती हैं, ईमेल खोलते भी नहीं हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप डेटा नहीं देंगे तो हम क्या एडवोकेसी करेंगे? मैं जो नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग की बात करता हूं उसमें यह बात है सबसे बड़ी, वी आर गोइंग टू फॉर्म एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 1543 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। 18 साल पहले रिजर्व बैंक में मैडम उषा थोराट, उन दिनों में मिस्टर VS दास वॉज ED एंड ए दास कमिटी वॉज फॉर्म। मैं सद्भाग्य से उसका भी मेंबर था, दास कमेटी का।
और दास कमेटी ने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यूसीबी का कैसा होना चाहिए उसके लिए एक रिपोर्ट बनाया। हमारे पास बहुत से मॉडल थे, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भी जैसे यहाँ 1500 प्लस बैंक है, वहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ बैंक और क्रेडिट यूनियंस है। उसका अम्ब्रेला है। एक छोटा सा नेदरलैंड कंट्री है, वहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है और उसका अम्ब्रेला है वो राबो बैंक है। राबो बैंक है वो वर्ल्ड की टॉप वन ऑफ द बैंक है, उसमें राबो बैंक का समावेश जो कोऑपरेटिव का है। और राबो बैंक वॉज द बैंक, जब यस बैंक यहाँ बन रही थी तो उसकी पहली इक्विटी राबो बैंक ने इन्वेस्ट की थी। तो ये जो कोऑपरेटिव का हम क्या कर सकते हैं कोऑपरेटिव बैंकों का, मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। हम अपने किंगडम में बैठे हुए हैं, हम अपने रजवाड़े में बैठे हैं। मैं मेरी बैंक की बात करूंगा तो मैं कहूँगा हमारा 8000 करोड़ का बिजनेस है, हमारी 70 ब्रांच है, हमारी इतनी कार है, हमारे सब ब्रांच के ओन बिल्डिंग हैं, हम सब यही करते हैं। लेकिन पड़ोस की बैंक मर रही है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे। अब हम क्या करें कि हम साथ में मिलकर कुछ काम करें। और छोटी छोटी बैंकों के लिए मैं आपको एक और फिगर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कुल मिला के जो पुराना टायर है, टायर 1 और 2, हमारी जो 1500 मैंने जो कहा था तब ज़्यादा, लेकिन अभी क्योंकि हर समय चेंज हो रहा है फिगर, 1514 बैंक है। उसमें से टायर 1 है 813। टायर 1 मीन्स 100 करोड़ से नीचे वाली 813 बैंक है और टायर 2 है वो 701 है। और मल्टी स्टेट और शेड्यूल्ड बैंक है वो 54 है। यू विल बी सरप्राइज कि ये जो सबसे बड़ी बैंक है वो 70% बिजनेस उनके पास है, 30% बाकी सब है। दूसरी बात कि ये जो 813 जो टायर 1 है 100 करोड़ से नीचे की, उसमें मोर देन 60% यूनिट बैंक है। यूनिट बैंक मीन्स आपकी एक ही हेड ऑफिस है, एक ही ब्रांच है। सर कैन यू इमेजिन, ये यूनिट बैंक है वो 5 करोड़ की बैंक है, छोटी 5 करोड़ की डिपॉजिट, और 100+ करोड़ की भी यूनिट बैंक है। बट दे हैव डिसाइडेड कि हमें हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन बाहर नहीं जाना है। लेकिन ये यूनिट बैंक है वो, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि जब टेक्नोलॉजी की हम इतना सब सुन रहे हैं, ये बैंकों वाले सुना रहे हैं, बाकी बहुत सब सुना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? टायर 2 छोड़ो, टायर 1 और यूनिट बैंक तो टेक्नोलॉजी से कहाँ से लाएंगे? टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी एक भाई साहब जो कह रहे थे कि हम आपका प्रॉफिट होगा तब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, आई लाइक दैट आइडिया। तो आप टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? क्यों ना हम सब साथ में मिलकर सोचे कि हम सब साथ में मिलकर लाएंगे। हमारा बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ा है। आपको एक कंप्यूटर खरीदना है तो उसकी अगर 30,000 वैल्यू है, लेकिन 1500 बैंक को कंप्यूटर खरीदना है तो आपको 20,000 में मिल जाएगा। आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ी है। हमारी छोटी बैंक जो है, जो यूनिट बैंक है, हमें फी बेस्ड इनकम करनी चाहिए। ये सब अतुल जी जैसे लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे इनकम बढ़ाई जाए। फी बेस्ड इनकम करनी है, लेकिन वहाँ कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जाएगी कि हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करो? हम सब साथ में मिलके एक अम्ब्रेला के नीचे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं और
सबकी इनकम बढ़े, ऐसा कर सकते हैं। और अपने अपने किंगडम में रहते हुए किसी को मर्ज नहीं होना है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं कह रहा था कि वहाँ उसका रिपोर्ट बना दास कमेटी का। फिर दास भी रिटायर हो गए और मैडम उषा थोराट भी रिटायर हो गए। आरबीआई में पता नहीं क्या चलता है, उन्होंने वो अलमारी पे डाल दिया पूरा रिपोर्ट। फिर हम नाफकब में हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा काम है और हमें करना ही चाहिए। तो हमने उसी दास को, मिस्टर अरोरा, मिस्टर दास, आप सब जानते हैं उनको, अरोरा साहब का भी नाम सब ने बहुत सुना होगा, मिस्टर करूपा स्वामी, मिस्टर कृष्णा, हमारे नेफकप के एक्स सीईओ, उन सबको लेके एक कमेटी बनाई और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है उसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट आरबीआई में सबमिट किया और आरबीआई ने नेफकप को रेगुलेटरी अप्रूवल दिया है। आपको सबका ब्रोशर अभी यहाँ दिया जाएगा। तो अम्ब्रेला क्या करेगी? हम सब साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं वो अम्ब्रेला करेगी। बड़ी बैंक भी हो, छोटी बैंक भी हो, लेकिन एक छत्र के नीचे हो। आपको मैं और एक बात बताऊं कि जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंक ढह गई थी, लेमन ब्रदर्स बंद हो गई, उस समय ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके कारण एक भी कोऑपरेटिव बैंक बंद नहीं हुई। तो ये हमारे नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग है। सिर्फ आरबीआई को गालियां देने से नहीं चलेगा, हमें भी कुछ करना है, हमें भी बहुत सा काम करना है। सो आई विल रिक्वेस्ट, यहाँ बहुत चेयरमैन हैं, एमडी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपका डाटा नेफकप को शेयर करिए। अगर डेटा नहीं है तो आप कुछ एडवोकेसी नहीं कर पाएंगे, कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। और मुझे बहुत कहते हुए आनंद हो रहा है कि अमित भाई ने ये बात समझ गए, उन्होंने पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर का डाटा कंपाइलेशन का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो मल्टी स्टेट का है और हमारी ज़्यादातर बैंक तो स्टेट में है। आप अपने फेडरेशन को दीजिए, आप अपनी ईमेल ओपन करिए। हमने स्ट्रेटजी पिछले 3 साल से बनाए, नाफकप के जो मेंबर है, नॉन मेंबर है, सबको मेल देते हैं, जो भी नया कुछ आता है उसकी मेल भेज देते हैं। लेकिन बहुत सी बैंक मेल खोल नहीं रही। आप मेल खोलिए और रिस्पॉन्ड करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नाफकप की और रीजनल फेडरेशन और स्टेट फेडरेशन के मेंबर बनिए, क्योंकि हम साथ में होंगे तो कुछ कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं, मुझे कभी शर्म आती है कि नाफकप को नाफकप कहने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि 1500 में से अगर 600 बैंक मेंबर है तो हम वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन ट्रू सेंस। तो आप सब मेंबर बनिए और ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सब अपना कंट्रीब्यूशन करिए। अभी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ने जो रेगुलेटरी अप्रूवल दी है उसमें 300 करोड़ की कैपिटल हमें इकट्ठी करनी है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर से करनी है। और ये नया मंत्रालय बनने के बाद इतना प्रोएक्टिव चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उन्होंने एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वहाँ से 200 करोड़ सेंक्शन कर दिया है। एनसीडीसी विल कंट्रीब्यूट टू अम्ब्रेला 200 करोड़। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम एट ए गिवन टाइम जो हमारी कैपिटल हो गई उससे 20% से ज़्यादा नहीं लेंगे एनसीडीसी से। अगर आज से 200 करोड़ लिया तो वो दी एंटायर कंपनी विल बी ड्रिवन आउट।
इट विल बी ड्रिवन अवे बाय द गवर्नमेंट। 200 करोड़ का सैंक्शन लेटर उन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारी बैंक को हम बात करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, वो बड़ी बैंक क्या कर रही है, वो बैंक क्या कर रही है, सब एक दूसरे के सामने देखेंगे। हमने आपको ये रिक्वेस्ट किया है कि आपकी एसेट साइज का 0.1% का आप कंट्रीब्यूशन सोच के भेजिए। हम सब साथ में मिलके काम करेंगे। तो रिजर्व बैंक का जो रेगुलेटरी अप्रूवल है उसमें लिखा है कि इसको SRO बनाएंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व बैंक को भी कोऑपरेटिव से छुड़ाना है ना था, वो SRO बनाना चाहते हैं। और एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि इट विल बी काइंड ऑफ होलसेल बैंक, तो बैंक लाइसेंस मिलेगा बाद में। ये पूरा आज हम नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली है। मैं बहुत समय ले लिया है अतुल जी, सॉरी, लेकिन ये अगर बात मैं नहीं पूरी करता तो आधा हो जाता। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें सब हाथ मिलाइए, हम सब साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। अपने अपने किंगडम से बाहर निकलिए और हम साथ में मिलकर कुछ काम करेंगे, ऐसा एक आह्वान देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की।